तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, फिजिक्स अच्छा लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है, इतना तो बता दो। फिजिक्स अच्छा लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो सर, फिर ठीक। बोरिंग नहीं लग रहा है फिजिक्स। नहीं मतलब लगना नहीं चाहिए, फिर भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि बोरिंग लगता है। जब बोलते हैं ना कि बोरिंग लगता है, इसका मतलब इसलिए हम लोग पूछते हैं बार बार, इसलिए हम पूछते हैं बार बार। जैसे ही कोई बोलते हैं ना कि बोरिंग लगता है, तो उसका मतलब क्या होता है ना, उसको ठीक से समझ नहीं आया। तो इसलिए हम बार बार पूछते रहते हैं कि आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो बात ये अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स तो आप थोड़ा सा जानो। अच्छा, आप लोग जानते हो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? क्या पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? अगर हम एक न्यूक्लियस ड्रॉ करें तो इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या पता है आपको? सर, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कैसे क्या बोले तुम, एक बार और बताओ तो छोटी। सर, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। नहीं सर, हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें ना सर। हम किसके बारे में बात करें? न्यूक्लियस के बारे में बात करें, ठीक है। एक मिनट रुक जा। तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, जैसे लाइक एक न्यूक्लियस है। अच्छा, एटॉम पता है आप लोगों को? नहीं पता है? एटॉम पता है? पता है। सर, पता है। एटॉम पता है। तो एटॉम के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंपल सी बात है। चलो हम थोड़ा सा बेसिक से ही बोलते हैं, ठीक है? अगर आप देखोगे कोई एटॉम को देखोगे, ठीक है, कोई एटॉम को देखोगे तो ये मेरा एटॉम बना। इसके अंदर रहता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या रहता है? अच्छा, छोटा सा एक न्यूक्लियस रहता है। तो न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस के बाहर कौन रहता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है एंड कौन रहता है? अच्छा, न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन रहता है एंड कौन रहता है? न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, अच्छा, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये 0 होता है। इसके पास कोई चार्ज है ही नहीं। अच्छा बोलो, अगर उसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्या अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हो सकता है? अच्छा, क्या अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हो सकता है? इससे सर, आप लोगों नहीं को होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। लास्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में चर्चा किए थे ना, कि मान लो दोनों चार्ज हैं, एक के पास एक चार्ज है, एक के पास दूसरा चार्ज है, ठीक है। इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है। तो अगर चार्ज होगा तभी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, तभी ना अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स आएगा बच्चा, तभी ना अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स आएगा। अगर उसके पास चार्ज ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा बच्चा? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा? आपको क्या लगता है? यस और नो? नहीं, नो सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा बच्चा। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? तो पूछ रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे बच्चा, हम लोग क्या देखे कि हमारे पास ना, हमारे पास न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस की अगर बात किया जाए, न्यूक्लियस की अगर हम बात किया जाए, तो यहाँ पे क्या होता है अच्छा, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं, इसका चार्ज जो है 0 है। इसका चार्ज जो है 0 है, ठीक है। हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है सर। आप लोग हेडिंग क्या डाल दीजिएगा? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ओके। तो प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है अच्छा? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, दो चीजें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चा? नेगेटिव, 0 होता है। बोलो, बोलो अच्छा, अरे बोलो, क्या हुआ? मेरा आवाज तो जा रही है ना आप लोगों तक? हेलो। हाँ सर। हाँ, ये छोटी क्वेश्चन पूछ करके कहाँ भाग गया? ठीक है। तो क्या बोले हम बच्चा? हाँ, कुछ बोलना है ना? ओके। तो हम क्या बोल रहे थे बच्चा कि आपका आवाज नहीं आ रहा छोटी। हाँ, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसका चार्ज 0 होता है।
तो यही दो चीजें कहाँ रहता है? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। यही दो चीजें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही दो चीजें कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब अगर न्यूक्लियस को देखोगे तो उसमें क्या न्यूट्रॉन का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो वहां पे न्यूट्रॉन का कोई बात है ही नहीं। वहां पे क्या होगा? प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो मान लो यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है कि नहीं? अच्छा बोलो, दो प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा? अच्छा, दो रिपल। प्रोटॉन, हाँ, सर रिपल करेगा। रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो रिपल्शन फोर्स इधर लगेगा और इसके लिए रिपल्शन फोर्स इधर लगेगा, यस और नो? रिपल्शन sir. फोर्स इधर लगेगा। अब देखो, फिर ये दो प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन नहीं होते, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं ना। अगर आप हेवी न्यूक्लियस की बात करोगे तो जो है प्रोटॉन क्या करना चाहेगा? बाहर की तरफ जाना चाहेगा कि अंदर ही रहने की कोशिश करेगा? क्या करना चाहेगा? अच्छा, बाहर जाने की कोशिश करेगा कि अंदर ही रहना कोशिश करेगा? हाँ बोलो। बाहर जाने की कोशिश कर बाहर जाने की, हाँ, बाहर जाने की कोशिश, बिल्कुल। तो अगर वो बाहर जाता है तो न्यूक्लियस टूटना चाहिए। हाँ, सर बोलो। सर पिछला वाला पेज में लिख नहीं पाई, आप दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते? सर हेलो। बिल्कुल, लिख लो। ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है। सर न्यूक्लियस का स्पेलिंग बोलिए ना। हाँ, हाँ बच्चा लोग, मेरा आवाज जा रही है? यस सर। हाँ ओ, सर। हाँ, तो लिख लिए ना सारा चीजें? ओके, आगे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो, हेलो। सर न्यूक्लियर का जो डेफिनेशन है, क्या एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? न्यूक्लियस का कोई डेफिनेशन नहीं है बच्चा। न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस जो है ये एक जगह है जहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ना एक साथ रहते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो आगे चले। ओके, तो बात ये हुआ बच्चा, बात ये हुआ कि हमने क्या देखा? प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा बच्चा? बोलो बोलो। सर रिपल कर। सर रिपेल कर। तो फिर न्यूक्लियस टूटना चाहिए कि वैसे ही रहना चाहिए? न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए कि टूटना चाहिए ना? तो लेकिन ऐसे क्या होता है ना कि अगर आप नॉर्मली देखोगे तो न्यूक्लियस टूटता नहीं है, वो ऐसे ही रहता है। तो अगर ये ना टूटे तो क्या इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगना जरूरी है, यस और नो? क्या इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगना जरूरी है? अच्छा, यस और नो बताओ। अगर ये नहीं टूटना चाहिए, जैसे जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये इधर चलने लगेगा। अब मान लो ये फोर्स 10 न्यूटन है, ठीक है, और आपने भी ना अपोजिट डायरेक्शन पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो क्या ब्लॉक और मूव करेगा? क्या ब्लॉक और मूव करेगा? नहीं ना करेगा, नहीं ना करेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक विल नॉट मूव। तो यहाँ पे वही वाला चीज हो रहा है बच्चा कि ये बाहर तो जाना चाहता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो बाहर तो जाना चाहता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन न्यूक्लियस टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है बच्चा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाता है। एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? फोर्स लगता है, और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोलते हो अच्छा? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर लगाता है वैसे वो हाँ, न्यूक्लियर जो अपोजिट फोर्स कौन लगाता है? वही वही बात है बच्चा, वही जो अपोजिट डायरेक्शन पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं ना,
उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उसी को क्या बोलते हैं ना बच्चा, न्यूक्लियर फोर्स। वो जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, कहाँ पे लग रहा है, न्यूक्लियस के, किसके बदौलत, न्यूक्लियर फोर्स के बदौलत, न्यूक्लियर फोर्स के बदौलत, ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है उसकी वजह से वहां पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स। एम आई क्लियर, समझ में आ गया बच्चा? यस यस सर। चलो, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ओके। तो हम लोगों का ना जो फोर्स वाला चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों का जो फोर्स वाला चैप्टर है ना वो यहीं पे खत्म होता है बच्चा। विल स्टार्ट प्रेशर, ठीक है, विल स्टार्ट प्रेशर नाउ, विल स्टार्ट प्रेशर नाउ, ठीक है। तो आप लोग सारी चीजों के बारे में जान लिए ना। आप लोगों को मस्कुलर फोर्स पढ़ा दिए हैं, आप लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा दिए हैं, आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा दिए, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ा दिए और न्यूक्लियर फोर्स भी थोड़ा बहुत बता दिए, ठीक है। ये जो बात है ये केमिस्ट्री में और डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। हमको सिर्फ इतना जानना है कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी और भी चीजें होती है तो आप वो कहाँ पे जानोगे, केमिस्ट्री में जानोगे, ठीक है बच्चा। चलो ओके, बोलो बोलो। बुक में फोर्स एंड प्रेशर के बाद फ्रिक्शन आ रहा है। हाँ, फोर्स एंड प्रेशर के बाद फ्रिक्शन आएगा, लेकिन हमने सिर्फ फोर्स ही ना कंप्लीट किया है, प्रेशर की तो बात की नहीं। हमने प्रेशर की बात किया क्या, नहीं ना, तो प्रेशर पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर, तो ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रिक्शन, विल स्टार्ट फ्रिक्शन, ओके। तो सब लोग हेडिंग डालोगे, सब लोग हेडिंग डालोगे प्रेशर, सब लोग हेडिंग डालोगे बच्चा प्रेशर, सब लोग हेडिंग क्या डालोगे, प्रेशर, ठीक है। सब लोग हेडिंग डालना बच्चा प्रेशर, ओके। चल तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर स्टार्ट करते हैं, ओके। तो प्रेशर जानने से पहले आप लोगों को एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। प्रेशर जानने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, THRUS, थ्रस्ट। लिखो लिखो, क्या लिखना बच्चा, थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, लिखो, थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, थर्स्ट इज अ, ऐसा लिखो, थर्स्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस, थर्स्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस, थर्स्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस, थर्स्ट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस। समझ में आया? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द फोर्स विच एक्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, द फोर्स विच एक्ट नॉर्मली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। बात समझ में आया? नॉर्मली बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, जो बोलना है बोलो, तो बेसिकली बात को समझिए, बेसिकली बात को समझिए। अगर मान लो यहाँ पे कोई हम एक सरफेस लेते हैं, यहाँ पे हमने कोई एक सरफेस लिया, अच्छा यहाँ पे कोई एक सरफेस लिया, तो यहाँ पे फोर्स कोई भी डायरेक्शन पे लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, ऐसे लग सकता है, कोई भी डायरेक्शन पे लग सकता है ना, फोर्स कहीं पे भी लग सकता है। लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा ना, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा, जो परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, उसी को हम लोग बोलेंगे थ्रस्ट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। जो परपेंडिकुलर फोर्स, अगर कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, थ्रस्ट। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, बोलो, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, यस है कि नहीं? समझा दीजिए ना हाँ, सर, फिर से समझा दीजिए। न्यूक्लियर क्या बोल रही हो, न्यूक्लियर फोर्स का क्या चाहिए आपको, डेफिनेशन चाहिए, लिखो फिर। नहीं नहीं सर, थ्रस्ट को फिर से समझा दीजिएगा।
हाँ, ये वाला यस सर। लिखो, पहले थ्रस्ट का डेफिनेशन लिखो। लिखो द फोर्स एक्टिंग सर, लिख नॉर्मली लिया। ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। द सर, लिख फोर्स लिया। लिख लिया ना? अब समझ यस क्या सर। बोल रहा है। इस सरफेस में फोर्स कहीं पे भी लग सकता है, किधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, हाँ कि ना? इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। लेकिन जो परपेंडिकुलर फोर्स है ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चा? सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाना। परपेंडिकुलर मतलब क्या बनाना? सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाना, सरफेस के साथ 90 डिग्री 90 बनाना डिग्री। है। उस फोर्स को, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। जैसे अगर मान ले कि यहाँ पे एक सरफेस दिया गया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगते जा रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगते जा रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगते जा रहे हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। जो परपेंडिकुलर लगेगा, जो परपेंडिकुलर लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? थ्रस्ट। एम आई क्लियर और नॉट? बात Yes, समझ में sir. आया? कोई दिक्कत? यस सर। कोई नहीं सर। दिक्कत नहीं? ओके, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोले बच्चा? थ्रस्ट इज अ फोर्स व्हिच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस और नॉर्मली टू द सरफेस। जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। अच्छा, थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक फोर्स ही है ना, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, हाँ कि ना? थ्रस्ट इज अ Yes, sir. फोर्स ना, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। यस और नो बोलो, यस सर। है ना? तो तो अगर हम पूछे कि थ्रस्ट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या लिखोगे? एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या लिखोगे? बोलो जल्दी बताओ। एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या लिखोगे फिर? बोलो। हाँ, न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा? अच्छा, न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि थ्रस्ट तो भैया एक फोर्स ही है जो कि परपेंडिकुलर लगता है। थ्रस्ट जो है वो एक फोर्स ही है जो कि परपेंडिकुलर लगता है। तो अगर फोर्स इज अ मतलब अगर 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 हम थ्रस्ट की यूनिट के बारे में बात करेंगे तो वो न्यूटन ही होगा, क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ही है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है भाई। अच्छा बोलो, इसका सीजीएस यूनिट क्या लिखे? इसका सीजीएस यूनिट क्या लिखे थ्रस्ट का? हाँ बच्चा, यहाँ पे क्या लिखे? डाइन। क्या? अच्छा बोलो, थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी? थ्रस्ट जो है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बच्चा? थ्रस्ट जो है वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी? बोलो जल्दी बताओ। सर स्केलर वेक्टर क्या होता है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, स्केलर वेक्टर नहीं है ना, छोड़ दो, ठीक है ना? ओके, इतना समझ में आया। अच्छा, मेरा आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सर वॉइस क्रैक कर रहा है आपका। सबके लिए बच्चा वॉइस क्रैक कर रहा है क्या? सबके लिए वॉइस क्रैक कर रहा है क्या? सर थोड़ा थोड़ा कर रहा है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। यहाँ पे तो नेटवर्क फुल दिखा रहा है, वाईफाई है, फिर भी इतना दिक्कत हो रहा है। रुक जा तो देखते हैं। अब ठीक है क्या? अब ठीक है? हेलो, अब ठीक है। ठीक है। ओके। तो बात क्या बोला सर कि एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट के बारे में अगर बात किया जाए तो थ्रस्ट जो होते हैं ना, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट क्या होता है? टाइम। इतना आप याद रखो, ठीक है? अब एक चीज सोच, ठीक है? अब हम लोग प्रेशर का डेफिनेशन लिख रहे हैं। अब हम लोग किसका डेफिनेशन लिखने में बचा? प्रेशर का। लिखो प्रेशर का डेफिनेशन, लिखो प्रेशर का डेफिनेशन लिखो। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? प्रेशर, ठीक है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे हमने थ्रस्ट लिखा है, फोर्स नहीं लिखा है। तो कभी भी गलती से ऐसा मत लिख दियो कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ना जी ना, वो सही नहीं होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे ध्यान देना कि फोर्स ना लिखना हो।
फोर्स नहीं लिखना है, अच्छा फोर्स नहीं लिखना है, फोर्स नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, थ्रस्ट लिखना है या फिर परपेंडिकुलर फोर्स लिखना है। इधर तो आप थ्रस्ट लिखो या फिर आप क्या लिखो, परपेंडिकुलर फोर्स, आपको जो मन करे आप उसको लिख सकते हो। इधर तो आप थ्रस्ट लिखो, परपेंडिकुलर फोर्स लिखो, नॉर्मल फोर्स लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे थ्रस्ट लिखे हो ना, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। इधर तो आप लिखो परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, या फिर आप लिखो नॉर्मल फोर्स, या फिर आप लिखो नॉर्मल फोर्स, या फिर आप लिखो थ्रस्ट, या फिर आप लिखो थ्रस्ट। तो आप इस तीनों में से किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन फोर्स मत लिखियो, फोर्स लिखना नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि फोर्स जो होता है ना कि ऑल डायरेक्शन पे लगता है, आपको समझा रहे हैं। समझ में आया कि थ्रस्ट लिखो या फिर परपेंडिकुलर फोर्स लिखो या फिर नॉर्मल फोर्स लिखो, ठीक है। उसी के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, प्रेशर। उसी के लिए जिम्मेदार कौन होता है बच्चा, प्रेशर। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो गलती से एग्जाम पे ये फोर्स नहीं ना लिख करके आओगे रे, नहीं ना बच्चा, ओके ओके। इस चीज को समझते हैं, क्यों फोर्स नहीं लिख सकते, क्यों थ्रस्ट लिखना है, क्यों फोर्स नहीं लिख सकते, इस बात को समझ बच्चा, इस बात को समझ, ठीक है, इस बात को समझना होगा। चलो ठीक ना। देखो बात क्या है कि अगर कोई एक सरफेस आप लेते हो लाइक दिस, ये आपका सरफेस है, ठीक है। मान लो ये आपका हाथ है या फिर जो भी है, अगर किसी ने ऐसे फोर्स लगाया तो क्या आप कोई प्रेशर फील करोगे क्या? आपको किसी ने ऐसे अगर फोर्स लगाया तो कोई प्रेशर फील करोगे क्या? आपके ऊपर से आपके हाथ के ऊपर से ना हॉराइजॉन्टली एक फोर्स लग रहा है, तो आप कोई प्रेशर फील करोगे क्या? क्योंकि प्रेशर फील करने के लिए आपको ऐसे लगना पड़ेगा ना, तो जाकर के हाथ के ऊपर प्रेशर लगेगा। लेकिन मान ले कोई अगर फोर्स ऐसे लगा रहा है, कोई अगर फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो क्या आपको प्रेशर फील होगा क्या? है कि नहीं बच्चा, प्रेशर फील होगा? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको करना ये है कि जो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं ना, वही जिम्मेदार होते हैं प्रेशर के लिए। वही क्या होते हैं बच्चा, जिम्मेदार होते हैं प्रेशर के लिए, जो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं, ठीक है। वही क्या किसके लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चा, प्रेशर के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, pressure is equal to thrust upon area, thrust upon area, या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल, हाँ बोलो जा, नॉर्मल फोर्स सर अपॉन यार एरिया। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है तो मैं अच्छे से सुन नहीं पाई, आप एक बार बता सकते हैं थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट होते हैं अच्छा परपेंडिकुलर फोर्स, जो परपेंडिकुलर फोर्स सरफेस के ऊपर लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। जैसे मान ले यहाँ पे एक सरफेस है, इसके ऊपर ना हमने ऐसे एक फोर्स लगाया, ऐसे एक फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अच्छा, थ्रस्ट बोलते हैं। समझ में आया नहीं आया, बोलो, कोई दिक्कत छोटी, कोई दिक्कत? थैंक यू सर। ओके चलो सर ठीक एक है। डाउट, हाँ क्या डाउट है, बोलो। सर परपेंडिकुलर फोर्स या थ्रस्ट ही प्रेशर होता है कि अगर कोई फोर्स टिल्ट होके आ रहा है तो वो फोर्स नहीं होगा, हाँ उसके मतलब प्रेशर नहीं होगा? नहीं, उस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऐसे क्या है ना कि क्लास 8 में हम उस चीज को बोलते नहीं है, ठीक है, लेकिन बात ये अच्छा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन तूने पूछा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रुक, ये लिख लिए ना, ये लिख लिए ना, यस सर। ये सब लोग लिख लिए ना, हाँ। अब समझ, ये जो छोटू क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, कि बोल रहे हैं कि सर अगर ये कोई एक सरफेस है, तुम लोग क्या खा के आए हो रे, कौन सी दुनिया से हो तुम लोग, इतना अच्छा अच्छा सवाल पूछ लेता है। देख अगर आप, इन्होंने बोला कि सर अगर ऐसे फोर्स लगाएगा कोई सरफेस के ऊपर तो क्या प्रेशर महसूस नहीं होगा या फिर प्रेशर नहीं लगेगा? आप लोगों को क्या लगता है, कोई प्रेशर लगेगा क्या? आप लोगों को क्या लगता है, प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा? सर लगेगा। लगेगा। समझ एक चीज क्या बोल, लगेगा।
लगेगा। समझ एक चीज क्या बोल रहे हैं, समझना अच्छा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे एक सरफेस है और आपने ना डायरेक्टली ऐसे एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन, तो यहाँ पे आपके हाथ के ऊपर, मान लो तुम्हारे हाथ के ऊपर ना एकदम डायरेक्टली वर्टिकली, तुम पेन से कर भी सकते हो, एकदम वर्टिकली एक फोर्स लगा रहे हो, तो जितना प्रेशर महसूस हो रहा है, अगर आप कुछ एंगल से लगाओगे और उतना ही दबाव लगाओगे, अगर कुछ एंगल से लगा रहे हो और उतना ही दबाव लगा रहे हो, तो क्या उतना ही आपको प्रेशर फील हो रहा है कि कम प्रेशर फील हो रहा है? उतना ही प्रेशर फील हो रहा है कि कम प्रेशर फील हो रहा है? बच्चा बोलो, उतना ही प्रेशर फील हो रहा है कि कम प्रेशर फील हो रहा है? देख लो एक बार, हाथ तो है, पेन भी है आपके पास, आपने एक बार वर्टिकली जितना फोर्स लगा रहे हो ना, एकदम वर्टिकली उतना फोर्स लगाओ, एक बार ना टिल्ट करके फोर्स लगाओ उतना ही, तो आपको देखो दोनों में क्या सेम प्रेशर महसूस हो रहा है कि नहीं? सर अंतर है। हाँ क्या सेम प्रेशर महसूस हो रहा है। क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो, बोलोगे तो? सर तुम लोगों का सर आवाज टिल्ट में कम लग रहा है। हाँ वही बोल रहे हैं। सर जो हम लोग वर्टिकली मतलब थोड़ा चेंज करेंगे अपना प्रेशर तो वो कम लगेगा। हाँ, जो टिल्ट है उसमें कम लगेगा लग रहा है कि प्रेशर जो अगर हम लोग वर्टिकली है इसमें कम लग रहा है? जो टिल्ट है उसमें कम लग रहा है कि वर्टिकली जो है उसमें लग रहा है? बोलो तो। जो टिल्ट है, ये टिल्ट है, टिल्ट में कम लग रहा है। टिल्ट में टिल्ट कम में, लग रहा है। हाँ तो इसमें टिल्ट में लेस कम। लग रहा है ना, इसमें लेस लग रहा है और इसमें मोर लग रहा है ना। तो बोलो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लेस, दोनों में सेम ही एरिया है, दोनों में सेम ही जगह पे लगा रहे हो, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स है बच्चा, ये कम होगा ज्यादा होगा, लेस होगा मोर होगा? लेस होगा मोर होगा? लेस होगा ना। लेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो जाता है? मोर हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना, वो कम हो जाता है, अच्छा वो कम हो जाता है। अगर आप देखो, एक चीज और समझा रहे हैं आप लोगों को, अब आप लोगों को एक चीज और समझा रहे हैं, सुनो। अगर आपको ना, अगर किसी ने बोला कि यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ पार्ट इधर चलोगे, कुछ पार्ट इधर चलोगे, तो ये जो पार्ट चल रहे हो, ये जो पार्ट चल रहे हो, ये क्या लगा रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फोर्स कम लगता है बच्चा, आप लोग वेक्टर में जाकर ये क्लास 11 में पढ़ोगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि आप लोग फील किए कि यहाँ पे लेस प्रेशर लग रहा है। तो लेस प्रेशर लगने का मतलब क्या बच्चा? यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स जो है ये कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स जो है ये ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे इसलिए प्रेशर ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है। इसका मतलब जो टिल्टेड फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स जीरो नहीं है, इसमें परपेंडिकुलर फोर्स जीरो नहीं है। इसका कुछ पार्ट जो है परपेंडिकुलर फोर्स देगा, इसका कुछ पार्ट जो है ना परपेंडिकुलर फोर्स देगा, पूरा नहीं देगा। कुछ पार्ट परपेंडिकुलर देता है, कुछ पार्ट हॉराइजॉन्टल देता है, कुछ पार्ट परपेंडिकुलर देता है, कुछ पार्ट हॉराइजॉन्टल देता है। ये डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर मान लो, अगर आपसे बोला जाए ये टिल्टेड फोर्स है, तो यहाँ पे टिल्टेड फोर्स का ना कुछ पार्ट जो है ये वर्टिकल फोर्स लगाएगा और कुछ पार्ट जो है ये कौन सा फोर्स लगाएगा? हॉराइजॉन्टल फोर्स लगाएगा। तो आपको हॉराइजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हॉराइजॉन्टल फोर्स की वजह से कोई प्रेशर नहीं लगेगा। इसकी वजह से लगेगा? सिर्फ वर्टिकल की वजह से। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कुछ पार्ट हो जाता है, कुछ पार्ट क्या होता है? हॉराइजॉन्टल पार्ट हो जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब आप लोगों को क्या समझ में आई? छोटी छोटी बातें, कि अगर हम फोर्स को ऐसे लगाएं ना बच्चा, अगर हम फोर्स को ऐसे भी लगाएं, अगर हम फोर्स को ऐसे भी लगाएं, तो भी यहाँ पे प्रेशर लगता है, तो भी यहाँ पे क्या लगता है बच्चा? प्रेशर लगता है। लेकिन अगर ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है बच्चा, तो किसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा? इसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स इज मोर। लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, इसका कुछ पार्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, तो कुछ पार्ट होगा तो वो ऑब्वियसली 10 से कम ही होगा। कुछ पार्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा तो वो ऑब्वियसली 10 से कम ही होगा। तो यहाँ पे इसलिए परपेंडिकुलर फोर्स जो है ये कम लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम लगता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, कोई दिक्कत? नो सर।
जो छोटू ने सवाल पूछा था वो उसको कोई दिक्कत बचा? नहीं। पक्का ना? प्रेशर क्या टफ लग रहा है थोड़ा थोड़ा? बोलो बोलो, प्रेशर क्या टफ लग रहा है? बी ऑनेस्ट, प्रेशर क्या थोड़ा टफ लग रहा है? नो सर। हाँ यस सर। सर समझ आने के बाद तो इजी ही लग रहा है। बस इतना ही तो चाहिए मुझे। हो गया, समझ आ गया? अच्छा चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके ओके, अगर हम बात करें बच्चा, अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, तो फिर से ये क्या होगा? एसआई यूनिट होगा और सीजीएस यूनिट होगा। तो अगर आप देखोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर को पी से लिखा जाता है, परपेंडिकुलर फोर्स को कुछ ऐसे लिखा जाता है, और एरिया को कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बोल सकते हो, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन यूनिट एरिया बोल सकते हो, नॉर्मल फोर्स अपॉन यूनिट एरिया बोल सकते हो, आपको जो मर्जी आप बोल सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन गलती से फोर्स मत लिखियो, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब समझो इसकी यूनिट्स की अगर बात करें तो पहले एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर का एसआई यूनिट निकालना है ना, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा बोलो, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चा? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? जल्दी बताओ, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। अरे वाह। अच्छा एरिया का एसआई यूनिट? एरिया नहीं पता, ओके ठीक है। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, इधर है 2 मीटर और इधर है अच्छा 2 मीटर, तो इसका एरिया कितना लिखोगे? इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना 4 होगा? मीटर स्क्वायर। 4 मीटर 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट क्या लिखे अच्छा? मीटर स्क्वायर लिखे ना? मीटर स्क्वायर। हाँ, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर। ऐसा यूनिट क्या? मीटर मीटर स्क्वायर। है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा, वो क्या हो जाएगा अच्छा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो होता है ना, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर आएगा ना सिंपली। अगर आप देखोगे, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर और नॉट? बोलो एम आई क्लियर? अरे बच्चा साहब बोलो, एम आई क्लियर बच्चा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो प्रेशर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा पहले पहले ना नर्वसनेस लगता है कि क्या हो रहा है, क्या थ्रस्ट है, क्या परपेंडिकुलर फोर्स है, इसमें थोड़ा सा ना घबराहट सी होती है। लेकिन पहले मेरी बात पूरा सुन लो, घर जाओ, पढ़ो, उसके बाद फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो, ओके। नया चीज सीखने में यही होता है विचार कि थोड़ा पहले पहले तकलीफ होता है सब में, कोई भी नया चीज सीखो पहले पहले थोड़ा तकलीफ होता ही है, ठीक है। जैसे आप सीख जाओगे ना कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। अब बात ये बचा कि प्रेशर का हम लोग एसआई यूनिट क्या देखे, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, लिखा नहीं फिर तो दिखा दो। अरे 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 लिखो, हो जाएगा तो बताना बच्चा, ठीक है। सर हो गया, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा आप लोगों का क्लास कितने बजे तक है? सर 10। सर 10 o'clock तक। 10 बजे तक। 10 बजे तक है ना, ठीक है ओके। तो ये बच्चा लोग समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे बोलो सब, कोई दिक्कत बच्चा? नो सर। नो ओके सर। ओके। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े बच्चा, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि प्रेशर जो होता है, ये बच्चा प्रेशर जो होता है
इसका एसआई यूनिट होता है, प्रेशर जो होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है अच्छा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ना एक और नाम होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ना एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं पास्कल। इसको क्या बोलते हैं अच्छा? पास्कल। ठीक है, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वही क्या है? पास्कल भी है। वही क्या है बच्चा? पास्कल। इसको कैसे लिखा जाता है? कैपिटल पी स्मॉल ए। इसको कैसे लिखा जा सकता है? कैपिटल पी स्मॉल ए। लेकिन अगर आप पूरा लिखोगे ना तो मेक श्योर दैट हर लेटर शुड बी स्मॉल। मेक श्योर दैट हर लेटर शुड बी स्मॉल। मेरी बात समझ में आई ना? कि प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका उसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं पास्कल भी बोलते हैं। लेकिन जब पास्कल वाला यूनिट लिखने जाओगे ना तो P शुड बी इन स्मॉल एंड हर लेटर शुड बी इन स्मॉल। लेकिन आप अगर PA लिखना चाहते हो, अगर आप PA लिखना चाहते हो, P शुड बी इन कैप्स एंड A शुड बी इन स्मॉल। ये आपको याद होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बोलो सब सिंपान जी। नो कोई डाउट दिक्कत? सर। नो डाउट्स ना? ओके। अच्छा, स्कूल में भी क्या पढ़ा रहा है तुम लोगों को? सर फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ हम लोग। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा और, अब बात करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अगर हम सीजीएस यूनिट के बारे में देखेंगे बच्चा, अगर हम कौन से यूनिट के बारे में देखेंगे? अगर हम सीजीएस यूनिट के बारे में देखेंगे, अगर हम सीजीएस यूनिट के बारे में देखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है अच्छा? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, है कि नहीं? तो बोलो मुझे फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होगा? फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चा? डाइन। डाइन। ओके। अच्छा, एरिया का सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर एरिया का, अरे सेंटीमीटर वाह, स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ना? हाँ, तो सीजीएस यूनिट कितना आसानी से आ गया? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसानी से आ गया बच्चा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये सारा चीज याद होना चाहिए बच्चा, आपको ये सारा चीज याद होना चाहिए एकदम। जैसे ही प्रेशर रिवाइज करोगे तो आपको याद होनी चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये वाला चीज याद होनी चाहिए। दूसरा क्या याद होनी चाहिए? इसका जो एसआई यूनिट होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल होता है। एंड सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या होता है बच्चा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्या होता है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर? बात समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत? बोलो बोलो नो सब सर। सिंपान जी, कोई दिक्कत नो नहीं है ना? डाउट सर। ओके 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 ओके। अब आपसे एक सवाल हम पूछे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम बचा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम? 10 to the power सर 10 to the power 5 डाइन। 10 टू बी पावर 5 है। अरे वाह, तुम लोग काफी अच्छा पढ़ाई करते हो रे। चलो, 10 टू बी पावर 5 टाइम। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर? तो क्या आप मेरा आंसर का जवाब दे पाओगे? क्या आप लोग मेरा आंसर का जवाब दे पाओगे? हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर? क्या आप लोग मेरा जवाब दे पाओगे? बोलो आंसर क्या होगा? बोलो आंसर क्या होगा अगर दे पाए तो? एनीवन हैविंग एनी आंसर तो प्लीज लेट मी नो। अगर आपका आंसर आ जाता है तो बोलिए। कुछ नहीं करना है सर अच्छा। 1000। 1000? नहीं अच्छा, गलत 100। हुआ। नहीं अच्छा, गलत हुआ। सर 10। ये 10 कौन बोला? नाम क्या है आपका? अरे डरो नहीं बब्बा, जब पागल है। नाम क्या है आपका? सर श्रीयांशा। अच्छा, तो कैसे बताया? अच्छा, कैसे बताया? 10 क्यों होगा?
10 क्यों होगा? अगर आप मेरे से बोल रहे हो कि 10 होगा सर, तो क्यों होगा? देखो अच्छा, एक काम करना, ठीक है, फिजिक्स को रटना बंद करो। अगर फिजिक्स को रटोगे ना तो उसका मजा नहीं है। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो रटने वाले चक्कर में मत रखो। फिजिक्स के लिए ना कुछ भी चीज याद नहीं करना पड़ता है, पता है आपको? आप कुछ भी याद ना करो तो फिजिक्स मतलब आपने वे से चलता रहेगा, स्मूथली चलता रहेगा, लेकिन रटना बंद करो, बस ये रिक्वेस्ट है, ठीक है? बुक में लिखा हुआ होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, लेकिन कैसे आया ये भी तो हमको जानना है। बोलो, कोई बता सकते हो कैसे होगा? आप लोग अगर हार मान लेते हो तो क्या हम स्टार्ट करें? आप लोग हार मान लिए हो क्या? नहीं आप सर, लोग अच्छा, रुकते हैं, चलो बताओ, ठीक है रुकते हैं, कोई बात नहीं, चलो करो आप लोग। सर आ गया, बताया कैसे? बोलो। सर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, तो ऊपर 10 टू द पावर 5 लिखेंगे, उसके बाद नीचे में मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10,000, 100 into 100, फिर इसको कट कर देंगे। सर मैंने भी अरे वैसे वाह किया। बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर छोटू, मैंने बहुत भी अच्छा। वैसे किया। तो बोले क्यों नहीं रे? सुनो, इसमें आपको एक चीज जानना होगा, ये तो आपको पता है कि न्यूटन से डाइन कैसे जाते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हम अगर आपसे पूछे कि भैया 1 मीटर स्क्वायर, अगर आपसे हम पूछे 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं कि आंसर क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे जाना है, ठीक है? समझ, अगर आपसे बोला जाए कि मीटर से लेकर के, ये आपको ना थोड़ा मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, सुनो, अगर आपसे बोला जाए मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? कितने से मल्टीप्लाई 100 करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर मानो कि यहाँ पे स्क्वायर दे दिया गया, यहाँ पे भी स्क्वायर दे दिया गया, तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा ना, इसका भी स्क्वायर हो जाता है, इसका भी क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल, सॉरी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्या बचा? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं बचा? 1 मीटर स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर करोगे तो 10,000 आता है बचा, 100 का स्क्वायर करोगे तो ये 10,000 आता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 क्या बचा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो पहले जाओ मीटर से सेंटीमीटर, पहले कहां से कहां जाना है? मीटर से सेंटीमीटर जाना है, पहले कहां से कहां जाना है बच्चा? मीटर से सेंटीमीटर जाना है। अगर आप इसका भी स्क्वायर करते हो, इसका भी स्क्वायर करते हो, तो जो मल्टीप्लाइंग या फिर डिवीजन फैक्टर होगा उसका भी स्क्वायर हो जाता है। मेरी बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर किसी को बहुत टफ लग गया होगा ये वाला मेथड, तो आप पहले समझ लो क्या बोल रहे हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे अगर एक स्क्वायर लेते हो, इसका साइड अगर 1 मीटर लेते हो
और इसका इधर भी साइड अगर 1 मीटर लेते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइड इंटू साइड क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो देखो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू क्या बचा, 100 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात बराबर आएगी, बात क्या होगा बच्चा, बराबर आएगी, आपको वरीड होने की कोई जरूरत नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो, हम स्लाइड दिखा देते हैं आप लोगों को, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। आपको ये कन्वर्जन पता होनी चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चा, 100 का स्क्वायर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो किसको समझ में नहीं आया? एनीवन इज हियर जिसको समझ में नहीं आया? अगर है तो खुल के बताओ यार, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो। सर प्लीज रिपीट सर वंस। प्लीज। अच्छा, यहाँ पे ये चीज समझ में आया क्या छोटी? ये चीज समझ में आया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? ये समझ आ गया ना? हाँ अच्छा, ये समझ में आया नहीं आया? बोलो। यस सर। हेलो, अरे सर, आ अगर गया? नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्लियरली बोल दो नहीं आया। ये वाला चीज समझ में आया ना? जैसे देखो एक बार और समझाते हैं, ठीक है, एक बार और समझाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सुनो एक बार और समझाते हैं। अगर मान ले यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड को बोला गया है 1 मीटर और इस साइड को बोला गया है 1 मीटर, तो बताओ तो छोटी एरिया कितना लिखे, एरिया कितना लिखे? बोलो, कौन पूछ रहा था मेरे से सवाल? एक बार और समझाइए, वो मुझे एरिया का फॉर्मूला बताइए जरा। एरिया इज इक्वल टू क्या लिखे? बोलो, अरे बोलो। अच्छा कोई तो बता दो, एरिया का फॉर्मूला क्या लिखे? एरिया इज इक्वल टू क्या लिखे? सर साइड इंटू साइड 1 मीटर। 1 side मीटर इंटू into- 1 मीटर ना, यस सर 1 मीटर इंटू 1 मीटर ना। अरे बोलो रामलाल साहब, हाँ की ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो गया ना, ठीक, 1 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। अब समझ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर बचा? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर 100। तो इधर अगर हम 100 सेंटीमीटर लिखे तो कोई गलत नहीं लिख रहा है, इधर भी अगर हम 100 सेंटीमीटर लिखे तो कोई गलत चीज नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब एरिया को, वही वाले एरिया को अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना चाहें तो क्या होगा? बोलो, 100 सेंटीमीटर इंटू कितना लिखे? 100 सेंटीमीटर ना। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे कितना आ गया हाँ बच्चा? सर, यहाँ पे कितना आ गया? हाँ, 10,000 सेंटीमीटर। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वही तो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये 1 मीटर इज इक्वल टू ही तो हमने पकड़ा है 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो चमका नहीं चमका? बोलो चमका कि नहीं चमका? बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस बोलो सर। रे, आ गया ना? अब मुझे ये पता चल गया है, उस वाले मेथड से मत करो, इसी वाले मेथड से करो कि आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल होते नहीं है तो उतना जानने की जरूरत भी नहीं है फॉर द टाइम भी। अगर बाकी में समय मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं समझ, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ना पूछा गया था। तो आप लोग एक फॉर्मूला निकाल लिए हो कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू भैया
10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और आप लोगों को ये भी पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू बी पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू बी पावर 5 डाइन। तो अगर आप 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हो, इसका मतलब 1 न्यूटन बाय 1 मीटर, इसका मतलब 1 न्यूटन को डाइन पे कन्वर्ट करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? चलो 1 न्यूटन को डाइन पे कन्वर्ट करोगे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? जल्दी बताओ। हाँ अच्छा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? 10 to the power 5 dash. 10 to the 10 टू बी पावर 5 डाइन। ओके, तो लिखो पहले ऊपर कितना होगा? 10 टू बी पावर 5। ऊपर क्या हो जाएगा? अच्छा 10 टू बी पावर 5। अच्छा नीचे कितना 1 लिखे? नीचे कितना लिखे? इतना डाइन ना? हाँ, नीचे कितना लिखे? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख 10 टू बी पावर 5 का मतलब होता है 1 के पीछे 5 जीरो। सर 1 लाख। हाँ सर 1 लाख। 2 3 4 5, हाँ 1 लाख। होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना जीरो? 10,000। तो देख 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया ना, तो आंसर कितना बचा? 10। आंसर कितना बचा? 10। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो कोई दिक्कत? Anyone having any problem then ask, please ask। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। सर 1 लाख के हाँ? नीचे 10,000 क्यों आया? क्या बचा? सर 1 लाख को 10,000 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि ऊपर डाइन है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 न्यूटन मतलब हमने लिखा 10 टू बी पावर 5 डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल टू लिखा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना कंक्लूजन आया। हम लोगों को निकालना क्या है? अच्छा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे निकालना है ना, तो न्यूटन शुड बी कन्वर्टेड इनटू डाइन एंड मीटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर शुड बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। है कि नहीं? है कि नहीं बच्चा? समझ आया नहीं आया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देखो ये लिख लो पहले, उसके बाद बताते हैं। स्लाइड्स भर्ती हो चुका है, उसको डिलीट करना पड़ेगा, तो पहले इसको लिख लो उसके बाद बताते हैं। सर लिख लिया। ओके ना, चलो ठीक है। सर 1 सेकंड। आज ना आप लोगों का एनर्जी थोड़ा सा कम लग रहा है। सर थोड़ा सा पहले लिखना। सर थोड़ा पहले वाला हाँ? लिखना। पहले वाला सर अभी मतलब डिलीट करने। अभी जो आप लिखा है। हाँ हाँ लिखो। नहीं सर ये वाला नहीं, जो अभी आप लिखा थे तो वो वाला। उसको तो डिलीट कर दिया बक। अच्छा ये सबने लिख लिया ना, हम बता देते हैं। ये सब लोग लिख लिए, इसको डिलीट कर देते हैं। ये सब लोग लिख लिए ना, तो हम इसको पहले डिलीट करते हैं। ये 12 को ही स्लाइड देता है और नहीं 15 को देता है ना। देख उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था, अरे डिलीट का नहीं होता ये। इसमें क्या लिखा था बच्चा? इसमें क्या लिखा था कि आपको करना ये था, आपको करना ये था कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को पता चल गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? 10 टू बी पावर 5 डाइन। तो ऊपर कितना लिख दे? 10 टू बी पावर 5 डाइन। अच्छा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर? बोलो, अभी अभी लिखे ना 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो 10 टू बी पावर 5 मतलब क्या बचा? 1 लाख होल डिवाइडेड बाय 10,000। इतना क्या? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर ऊपर नीचे काटोगे, अब अगर ऊपर नीचे काटोगे तो बचेगा कितना? 10 डाइन पर सेंटीमीटर। 10 डाइन पर यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया तो 10 बचा हुआ रहा, तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है ना? लिख लो इस चीज को। इस चीज को लिख लो बच्चा।
ओके, हो गया छोटी? सर एक क्वेरी है। क्या बोलो? सर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल होता है, तो 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पास्कल होगा? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तुमने ये बोला ना कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है, तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच पास्कल? दैट इज योर क्वेश्चन ना? यस सर। देख छोटी, क्या है यहाँ पे बेसिकली तूने क्या निकाला, ढंग से समझियो। तुमने क्या निकाला? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर छोटी? अभी भी निकाले ना? सर 10 1 डाइन। न्यूटन पर, हाँ 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिलेशन सही है गलत है? सर सही है। सही है। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर पास्कल लिखे तो तुम क्या बुरा मानोगे? नहीं सर। चलो, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू हमने लिखा 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख, 10 को इधर लेके जा सकते हैं ना, 10 को इधर लेके जा सकते हैं ना, तो 1 बचेगा क्या? देख, चलो ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू, एक लाइन और लिखते हैं, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख, 10 को ना इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम लिखे और उल्टा करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 पास्कल। नो, 1/10 पास्कल। समझा छोटी? यस सर। इसको रटो मत। जो लोग सोच रहे हो कि रट के ना सर हम महारत हासिल कर लेंगे, सर दुनिया का सारे चीज में ना महारत हासिल कर लेंगे, वो लोग गलत सोच रहे हो, गलत सोच में हो। मतलब ऐसा मत सोचियो कि रट के ना दुनिया हम सर इधर से उधर कर लेंगे। नहीं, रटा नहीं जाता है, फिजिक्स कभी भी रटा नहीं जाता है, ठीक ना? ओके, आगे चलते हैं। सर एक और बार समझाइएगा। देख छोटू, यहाँ पे ये हम लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना? कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत तुमको? नहीं सर, लिख सकते हैं। अच्छा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पास्कल से? कोई दिक्कत आपको? अरे बोलो, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, तो हमने नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा? 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोच, क्या 10 को ऐसे लिखा जा सकता है 10 इंटू 1? बोलो, कोई दिक्कत? नो ना? अच्छा, उसी चीज को हमने लिखा 10 इंटू 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में अगर इधर 10 मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे साइड में जाकर के ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है ना? दूसरे साइड में जाकर ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो 1/10 पास्कल इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसको घुमा करके लिखोगे 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 1/10 पास्कल। बोलो, समझ में आया छोटू? हाँ सर। पक्का? बोलो, अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो रहा है तो प्लीज आस्क। बिना सीखे नहीं सर। घर नहीं जाना है। ओके, चलो, तो दो चीजें हम लोगों को मिला, एक मैडम की वजह से और एक मेरी वजह से, ठीक है? ओके, तो दो चीजें हम लोगों को मिला, ये एकदम थोड़ा थोड़ा याद भी रख लेना इसको। सर 1 प्रीवियस पेज न्यूटन। दिखाइए, हम लिखे नहीं। ओहो, आपने लिखे नहीं? लिखो। सर हाँ, सर हम लोग 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को 0.1 पास्कल लिख सकते हैं। हाँ हाँ, 0.1 पास्कल भी लिख सकते हैं। तुम लोगों का कौन सा स्कूल है बच्चा? सर डीएवी। सर डीएवी। भी। तो अगर हम थोड़ा ज्यादा पढ़ा तो कोई दिक्कत? नहीं सर, नो सर।
क्योंकि बात ये सर है जैसे इंटरेस्टिंग नहीं जैसे हाँ इंटरेस्टिंग ही बात करें, जैसे हम जैसे देख रहे हैं ना कि आपके सवाल ना बहुत मतलब डेप्थ का सवाल होता है, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो और नॉलेज भी काफी अच्छा है, इंटेलिजेंस लेवल भी काफी अच्छा है। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ा दे ताकि आपको थोड़ा ना वो वाला फील आए कि हाँ जैसे होता है ना जंगल में शेर चलता है, अरे हमको तो सब कुछ पता है, क्या पूछना है पूछो, ऐसा वाला फीलिंग आएगा। तो ठीक है हम थोड़ा बहुत ज्यादा बोल देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ओके, चलो छोटू लिख लिया ना इसको, तो दिक्कत तो नहीं है। हाँ सर लिख लिए। नहीं सर अब बात करते हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला। यहाँ पे पहला कंक्लूजन निकला हमारा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना अच्छा, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहीं से मुझे और एक चीज समझ में आया, क्या बचा, 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 1/10 पास्कल। 1/10 पास्कल। एम आई क्लियर? देख लो, एम आई क्लियर और नॉट, एम आई क्लियर? यस सर। ओके चलो ओके। अच्छा प्रेशर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? हाँ बोलो रे, प्रेशर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? सर तो उतना मजा मतलब नहीं आ रहा है जितना फोर्स में आया था, सर है कि न्यूटन नहीं? बोलो। सर न्यूटन, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही हुआ था। हाँ वही हम बोल रहे हैं कि अगर आप लिखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर लिखो पास्कल तो बोथ आर द सेम थिंग बचा, बोथ आर द सेम थिंग, कोई अंतर नहीं है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल में कोई अंतर नहीं है। बात हुआ था क्या ना, जब जब पास्कल ने हमारे पास प्रेशर का कंसेप्ट लेकर के आया था, उसके पहले ही ना न्यूटन भाई साहब आ गया था, तो वहां से आप लोगों को मिल रहा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे पास्कल जो मिल रहा है ना, यहाँ पे जो पास्कल था एक साइंटिस्ट के नाम है, तो उन्होंने क्या किया था, हमारे पास प्रेशर का कंसेप्ट लेकर के आए थे, इसलिए उसके नाम के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल वाला यूनिट को बोलते हैं। तो जो एसआई यूनिट है उसको चाहो तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, उसको चाहो तो आप पास्कल लिख सकते हो, दोनों बराबर चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा है भाई क्लियर? ओके अब आप लोग हेडिंग डालोगे अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर। अब क्या हेडिंग डालोगे? अदर्स। आइए ना। तुम लोग लिख के नहीं रहे हो रे, लिखो। ठीक है सर हो गया, एक वर्ड नहीं लिखे थे सर। अरे वाह इतना जल्दी हो गया रे, चलो ठीक है। अब हेडिंग क्या डालना है? अच्छा अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर, अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर। अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर, जो सबसे पहला आता है उसको बोलते हैं एटीएम प्रेशर। तो क्या बोलते हैं सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हो एटीएम प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हो एटीएम प्रेशर। ठीक है लिखो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एटीएम प्रेशर। सर सब स्मॉल में होगा एटीएम भी। सर हेलो बच्चा लोग, मेरा आवाज जा रही है क्या? हाँ हाँ सर ओके तो बोले क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एटीएम प्रेशर। ठीक है
तो 1 atm प्रेशर का मतलब होता है 1 atm प्रेशर का मतलब होता है 1, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 atm प्रेशर मतलब कितना प्रेशर होता है, तो 1 atm प्रेशर मतलब होता है 1.013 into 10 to be power 5 पास्कल, 1.013 into 10 to be power 5 पास्कल, ठीक है। 1 atm का मतलब क्या होता है बच्चा, 1.013 into 10 to be power 5 पास्कल, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा, इसमें कुछ हम बोल नहीं सकते, बस इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसको अगर प्रूफ किया जाता है तो अगर समय मिलेगा हम लोगों को तो हम लोग इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि फॉर द टाइमिंग आप इसको याद रखियो कि 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा, 1.013 into 10 to be power 5 पास्कल, ये प्रेशर का बस एक यूनिट है, ठीक है, एटीएम प्रेशर। बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। एक बात समझो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है ना, हमारे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो वो एक दबाव लगाता है हमारे ऊपर, वो एक दबाव लगाता है हमारे ऊपर, तो वो जो दबाव लगाता है ना, दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली। तो उसको भी कहीं कहीं जगह में यूज किया जाता है एटीएम बोल करके, उसको भी कहीं कहीं जगह में यूज किया जाता है अच्छा एटीएम बोल करके। मेरी बात समझ में आया, क्लियर ना? तो ये सब क्या है अच्छा, अदर्स यूनिट ऑफ प्रेशर है। क्लियर, पहला वाला क्लियर हुआ? बोलो, लिख लेना सारे लोग। यस सर। सर एक चीज Next. पूछना है क्या बोलो? सर, ऐसा कोई जरूरी है कि एटीएम को सब स्मॉल में ही लिखना है? ना ना ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं, अगर आप एटीएम लिख रहे हो ना तो इसको ऐसे ही लिखना, लेकिन अगर आप एटमॉस्फेरिक लिख रहे हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब एटीएम लिखोगे तो ऐसे ही लिखना बच्चा, क्योंकि बात यह है कि जब यूनिट लिखते हो ना तो वो स्मॉल पे होना जरूरी है। अच्छे टीचर होंगे ना तो नंबर काट लेंगे। जैसे मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ऐसे अगर लिखोगे ना तो ये काट देना चाहिए, क्योंकि मीटर का एम स्मॉल पे होना चाहिए, अच्छा ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये स्मॉल पे होना चाहिए, ठीक है। पूरा लिखोगे तो स्मॉल होना चाहिए। साइंटिस्ट के नाम अकॉर्डिंग आता है तो उसको फर्स्ट लेटर अगर लिखोगे तो कैपिटल में होना चाहिए, एंड अगर साइंटिस्ट के नाम अकॉर्डिंग नहीं आता है तो 1 मीटर को हम एम छोटा ही लिखते हैं, लेकिन 1 न्यूटन को क्या लिखते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं, क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था और मीटर क्या है, किसी के नाम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए 1 मीटर ऐसे लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो एटीएम अगर लिखोगे तो ए शुड बी इन स्मॉल, एटीएम अगर लिखोगे तो ए शुड बी इन स्मॉल। क्लियर ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। सेकंड जो अदर्स यूनिट आता है अच्छा, सेकंड जो अदर्स यूनिट आता है उसको बोलते हैं बार। उसको क्या बोलते हैं अच्छा, बार, ठीक है, BAR, ठीक है, ठीक है। तो 1 बार मतलब होता है, 1 बार मतलब होता है 10 to be power 5 पास्कल। 1 बार मतलब होता है अच्छा 10 to be power 5 पास्कल, आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। 1 बार का मतलब होता है 10 to be power 5 पास्कल। 1 बार मतलब होता है 10 to be power 5 पास्कल। क्लियर ना बच्चा? अरे बोलो, दिक्कत है क्या? नो डाउट सर। इसमें देख छोटी, इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम पे क्या करेगा ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा प्रेशर का यूनिट है। अगर सारे प्रेशर के यूनिट के बारे में नहीं पता होगा तो आप गड़बड़ कर दोगे, इसलिए बताया जाता है, ठीक है। थर्ड, टॉर, थर्ड क्या होता है अच्छा, टॉर, TORR। तो 1 टॉर इज इक्वल टू होता है, 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 133 पास्कल, 133 पास्कल। बस इसको याद रखना है और कुछ नहीं। जैसे आप लोग याद रखते हो ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही इस चीज को याद रखना अच्छा, और ऐसे ही सब सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है, ओके। देखो एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी हम बता देते हैं। एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो लिख लिया ना बच्चा लोग, हो गया? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर, लिख लिया। ओके, अब देखो एग्जाम पे क्वेश्चन क्या पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा,
कि which of the following is the unit of सर ये लिखना पड़ेगा। हाँ लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जान के रखो कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। आपसे पहला ऑप्शन दिया न्यूटन, आपका पहला ऑप्शन दिया न्यूटन, आपको दूसरा ऑप्शन दिया डाइन, आपको तीसरा ऑप्शन दिया टॉर, आपको चौथा ऑप्शन दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बोलो तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो। सर 4 not correct, sir. न्यूटन हाँ न्यूटन इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, ढंग से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। हाँ सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज ऑब्लिक आर भी लिख दो। हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओनली, टॉर प्रेशर का यूनिट नहीं होता है रे। सर टॉर तो होता है। तो फिर तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 and 4 बोथ आर करेक्ट। 3 and 4 बोथ आर करेक्ट। ऐसे ही सवाल पूछेगा आपसे। अब अगर मान लो किसी को बोले सर हमको पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है मत पढ़ो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, आपको पता ही नहीं चलेगा टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। समझ में आया ना बच्चा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, है कि नहीं? यस सर। तो आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देखो हम एक बार रिपीट करवा देते हैं। प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोल सकते हो। प्रेशर का सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर का अदर्स यूनिट की अगर बात करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटीएम प्रेशर आता है, बार आता है, और क्या आता है बच्चा, बार आता है, और क्या आता है बच्चा, टॉर आता है। तो ये तीन चीज याद रखना है। तो प्रेशर के सारे यूनिट्स के बारे में ना आपको याद होनी चाहिए कि प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अदर्स यूनिट होता है एटीएम प्रेशर, बार एंड टॉर। ठीक है, एक सवाल और पूछते हैं, चलो एक सवाल और पूछते हैं, गड़बड़ी नहीं करना। क्वेश्चन क्या बोला गया है, which of the following is the SI unit of pressure? ठीक है, आपसे बोला गया पहला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा टॉर, तीसरा पास्कल, चौथा एटीएम। बोलो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी बताओ। 1 और 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ सिर्फ 1 होगा कि 1 2 3 होगा? 3 होगा। हाँ तो यहाँ पे 1 करेक्ट, हाँ बच्चा यहाँ पे 1 करेक्ट होगा और यहाँ पे 3 करेक्ट होगा। यहाँ पे 1 करेक्ट होगा और यहाँ पे 3 करेक्ट होगा। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकते हैं, पास्कल भी हो सकते हैं। इसलिए ना आपको सारी यूनिट्स के बारे में पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप एग्जाम पे जा करके गड़बड़ कर दोगे फिर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक समझाए हैं, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है प्रेशर। इसके बाद ना पहले सॉलिड प्रेशर पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर। पानी भी जो होता है वो भी प्रेशर लगाता है ना, पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड प्रेशर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैस की वजह से जो प्रेशर आता है। ठीक है, बेसिकली हमारे गैस मतलब होता है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है, तो वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज होती है। जैसे अगर मान लो नेल जो होता है ना, नेल
नेल जो होता है वो अगर ब्लंट होगा तो उसको गाड़ना इजी होता है, कि अगर शार्प होगा तो गाड़ना इजी होता है? बोलो। तो क्या बोले, फिर से बोलिए। नेल पता है ना? नेल, नेल पता है ना? नहीं। नेल नहीं पता? वो वाल के अंदर जो लगाते हैं, अच्छा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, नहीं पता? सर वाल के कील। अंदर, हाँ सर कील। क्या? अच्छा अच्छा, नेल। हाँ नेल, वही तो बोल रहे हैं, नेल पता ही पता, पता है ना? हाँ सर, हम कुछ और समझ रहे। नेल है ना? तो नेल को नेल अगर शार्प होगा तो उसको गाड़ने में इजी होता है, कि अगर ब्लंट होगा तो गाड़ने में इजी होता है? सर शार्प शार्प होगा। होता है। शार्प तो में। वहां, हाँ तो वहां पे भी प्रेशर ही होता है, वहां पे भी क्या होता है बच्चा? प्रेशर ही होता है, ठीक है। और भी एक चीज देखो, अगर नाइफ जो होता है वो अगर ब्लंट होता है तो काटने में इजी रहता है, शार्प होता है तो काटने में इजी रहता है? शार्प होता है तो शार्प काटने होने में में। इजी होता तो ये सारी चीज ना हम लोग प्रेशर से कंक्लूड करेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर आप सैंड के ऊपर खड़े होते हो तो अंदर ज्यादा घिस जाते हो, कि अगर लेटे रहते हो तो अंदर ज्यादा घिस जाते हो? कौन सा है। सर करेक्ट है? जब खड़े रहते हैं खड़े रहते खड़े। खड़े रहेंगे तो ज्यादा अंदर आ जाते हैं ना। ये सारा कहानी किसकी वजह से होता है? प्रेशर की वजह से होता है। अच्छा अगर आप ना एक बैलून जो होता है ना, बैलून को ना क्या किए, एक पिन लिए और एक पिन के ऊपर रख दिए, ठीक है, एक पिन लिए पिन के ऊपर रख दिए तो बैलून ना फट जाता है। लेकिन बहुत सारा पिन अगर बिछा करके रखोगे और उसके ऊपर वो बैलून को रख दोगे ना, तो वो बैलून फटता नहीं है। ये कहाँ से आएगा? प्रेशर से आएगा। ये सारा चीज कहाँ से आएगा? अच्छा प्रेशर से आएगा ना। अच्छा उसको, उस बर्ड का नाम नहीं पता जो पानी के ऊपर तैरने लगता है ना, मतलब पानी के ऊपर खड़े रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? सर फ्लोट। हाँ तो उसमें क्या होता है, हाँ तो उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें भी वो कैसे उसके ऊपर खड़े रह सकता है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं रह पाते हैं? वो भी कहाँ पे आता है? प्रेशर के बारे में आता है, ठीक है। आप लोग मैजिक शो देखे होंगे, मैजिक शो में क्या होता है, बहुत सारे पिन बिछा हुआ रहता है और उसमें ना एक आदमी जा करके लेट जाता है, लेकिन उसको कुछ होता क्यों नहीं है? उसको कुछ होता इसलिए नहीं है, अगर वो एक पिन के बल पे खड़ा रहेगा ना तो वो घुस जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारा पिन बिछा हुआ रहेगा और वो अगर उसके ऊपर लेट जाता है ना तो उसको कुछ नहीं होता है। अगर आप भी लेट जाओ, अगर हम भी लेट जाए तो उसको कुछ नहीं होता है। किसकी वजह से बचा? प्रेशर की वजह से। तो ये सारा कहानी जो होता है ना, ये जो सारा प्रैक्टिकल चीजें होती है, तो सारा चीज जो होती है ये प्रेशर की वजह से होती है। तो ये सब सारी चीज को ना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाई, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। और ये सारा एग्जाम्पल ना आपसे एग्जाम पे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप कोई मिस मत करना, ठीक ना। उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ थ्योरी पढ़े, आज तो सिर्फ चीजों के बारे में जाने कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर का यूनिट्स क्या क्या होता है, इसके बारे में जाने, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीजों के बारे में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर के बारे में। जैसे अगर मान लो आप लोग कोई स्विमिंग करते हो क्या? कोई है ऐसा स्विमिंग करते हो? है क्या? हाँ सर करते थे। करते थे ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप सरफेस में होते हो तो आपको ज्यादा प्रेशर लगता है, कि आप बहुत नीचे चल जाते हो तो ज्यादा प्रेशर लगता है? ज्यादा प्रेशर फील होता है? हाँ अच्छा बता सकते हो क्या? सर नीचे जाते हैं तो, जब नीचे जा ज्यादा रहे हो फील, तो ज्यादा प्रेशर लगता है, लेकिन ऊपर हाँ जाते हैं तो कम प्रेशर लगता कम है। प्रेशर फील ऊपर भी होता चले है, जाते हैं। क्यों? हाँ कम प्रेशर फील होता है, क्यों? ड्यू टू लिक्विड प्रेशर, ड्यू टू तो लिक्विड प्रेशर। सर क्योंकि लिक्विड प्रेशर दे रहा है हमारे ऊपर। हाँ लिक्विड भी एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। अच्छा बॉटल के एक पानी, मतलब एक पानी के बॉटल लिए, ठीक है, उसके नीचे में छेद कर दिया और एक ऊपर में छेद कर दिया, कहाँ से पानी का फ्लो ज्यादा होगा, ऊपर से कि नीचे से? नीचे सर से। नीचे। सर नीचे से। नीचे में ज्यादा होगा, नीचे में ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? ठीक सर है। क्योंकि प्रेशर और भी ज्यादा आगे है। चीजें क्योंकि पढ़ेंगे। प्रेशर ज्यादा नीचे में। हाँ क्यों, ऐसा क्यों होता है? जैसे डैम बनाया जाता है ना, डैम बनाया जाता है तो डैम का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना उसको थिक बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है? ये सारा कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो ये यहाँ पे जो हम लोग कहानी पढ़े ना, जो रामायण कथा पढ़े हैं आज, उसको ना अप्लाई करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, इस सारी चीजों के बारे में कब पढ़ेंगे?
नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, कोई मिस मत करना, ठीक है? ओके। और एक चीज बता दे, जैसे अगर आप हिल स्टेशन में उठते हो ना तो वॉमिटिंग होने लगता है, ठीक है? आपसे नाक से ना खून निकलने लगता है कभी कभी, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे भी प्रेशर का कहानी आता है। ज्यादा ऊपर जाता तो ईयर पॉप करने लगता है। हाँ, ये क्या करने लगता है? सिर्फ कान में होता है ना। नहीं, अच्छा, हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, कहाँ पे प्रेशर कम होता है, ये सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और भी देखोगे, और भी अगर आप देखोगे कि स्ट्रॉ से आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो ना, तो स्ट्रॉ से क्या होता है, वो आने लगता है ना, ऑटोमेटिकली आने लगता है, आपका आने लगता है ना, वो किसकी वजह से होता है, वो उसमें कौन हेल्प करता है, ठीक है? तो हम जो उसमें प्रेशर लगाते हैं। नहीं, बात करेंगे उसके बारे में, रुको, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? और भी होता है ना कि अगर मान लो वॉल पे वो चिपकने वाला जो होता है ना, वॉल में जो चिपकने वाला होता है ना, देखे हो कभी, रबर के टाइप होते हैं, थोड़ा प्रेस करके वॉल की तरफ रख दे तो वो जेली चिपक जैसा जाता है। होता है। हाँ 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 हाँ। तो उसमें 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 ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो चिपक कर रह जाता है, गिरता नहीं है? जो उसको बोलते हैं ना वॉल स्टिक, क्या बोलते हैं, वॉल स्टिक नेल या फिर कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं उसका, उसको क्या बोलते हैं, रुको एक मिनट, उसको बोलते हैं रबर सकर, ठीक है? हाँ, उसको बोलते हैं रबर सकर, जो वॉल में चिपक जाता है। तो वो चिपक क्यों जाता है, ठीक है? वो चिपक क्यों जाता है, तो ये सारी चीज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? इस सारी चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो इंटरेस्टिंग तभी है बच्चा अगर आप सारी चीज को आज पढ़ करके आओ। तो नेक्स्ट क्लास में आज का जो सारा चीज है ये अगर पढ़ करके आओ तो ही आपको समझ आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके? चलो फिर टाटा, बाय सर। थैंक यू सर। चलो बाय।